सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम जो है कोर्स बुक से रक्त और हमारा शरीर पढ़ेंगे। पाठ 6। पाठ का नाम है रक्त और हमारा शरीर और इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। कौन है? यतीश अग्रवाल। पाठ का सार जो है इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ में रक्त के घटक, रक्त के जो प्रकार हैं, रक्त की कमी से उत्पन्न होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के उपायों को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। किस प्रकार जो है रक्त की बीमारियां होती हैं, रक्त कितने प्रकार के होते हैं, रक्त से जितनी भी संबंधित बातें हैं उसको जो है रोचक ढंग से इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल। इस पाठ से कुछ कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ इस प्रकार हैं। स्लाइड, स्लाइड का अर्थ क्या है? कांच की पतली छोटी सी पट्टी। देखे होंगे आप लोग, कांच की पतली सी छोटी सी जो है पट्टी होती है उसे स्लाइड कहते हैं। दस्तक देना, खटखटाना, प्रवेश करना, अंदर आना। सूक्ष्मदर्शी, वह यंत्र जिससे छोटी वस्तुओं को बढ़ाकर देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी से छोटी वस्तु को देखने पर बड़ी दिखने लगती है। एनीमिया, खून की कमी से होने वाली बीमारी। जिज्ञासा, जानने की इच्छा। बालूशाही, गोल चपटी मिठाई। बालूशाही आप लोग खाए होंगे, देखे होंगे। संतुलित, वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। संतुलित मतलब क्या होता है? वो आहार जिसमें सभी आवश्यक संतुलित जो है पोषक तत्व होते हैं। पौष्टिक, पोषण से भरपूर। दूषित, गंदा। सहज, आसान। दरार, खाली स्थान। ब्लड बैंक, रक्त कोष। रक्तदान, खून का दान करना। निराधार, गलत। ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ इस प्रकार हैं। अर्थ जान जाएंगे तो पाठ जो समझने में आपको आसानी हो जाएगी। चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं और उसके बारे में जानते हैं कि पाठ में जो है यतीश अग्रवाल ने क्या क्या लिखा है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या नाम की एक लड़की जो अनिल की छोटी बहन है, जो शुरू से वो बहुत कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे जो है थकान महसूस होती है और अजीब जो है कमजोरी, सुस्त रहने लगी है। मन में किसी काम को जो है करने की उसकी इच्छा नहीं होती, किसी काम में उसका मन नहीं लगता है। भूख भी पहले से कम हो गई और भूख भी जो उसको नहीं लगती है। जब इस तरह से जो उसको प्रॉब्लम होने लगता है तो घर के लोग क्या करते हैं, उसको अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। और जब हॉस्पिटल लेके गए, दिखाने के बाद पता चला कि डॉक्टर क्या बोले कि इसके शरीर में ऐसा लगता है कि रक्त की कमी हो गई है। जांच करा कर देखते हैं और इसके लिए हम टेस्ट करा के देखते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि कितनी कमी है उससे पता चल जाएगा। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया और ये बात बोल करके डॉक्टर क्या किया, दिव्या को पास के एक और बगल में कमरा था उसमें भेज दिया कि रक्त की जांच करा के आओ। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान के एक डॉक्टर दीदी मिले और जब अनिल दिव्या का भाई वहाँ लेकर के गया दिव्या को तो जांच कराने के लिए, तो वहाँ जो लेडी डॉक्टर थी वो अनिल की जान पहचान की ही थी। डॉक्टर दीदी ने कहा कहो अनिल कैसे आना हुआ, और अनिल को देखने ही डॉक्टर दीदी जो बोली हाँ अनिल कैसे आना हुआ कहो आओ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। फिर अनिल जो है अपने जाने का कारण बताता है कि डॉक्टर जो है बोले दिव्या को एनीमिया की कमी, खून की कमी हो गई है, इसलिए जांच के लिए आया है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी और बोलते ही रक्त की जांच के लिए डॉक्टर ने क्या किया, उसके उंगली से एक बूंद खून निकाल करके स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना, और उसके बाद बोली कि कल आकर के तुम रिपोर्ट लेकर के जाना। आप लोग भी टेस्ट कराते हैं तो ऐसे होता है ना, तुरंत तो मिलता नहीं है रिपोर्ट, कुछ देर के बाद ही तो मिलता है रिपोर्ट। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, यानी दरवाज़ा खटखटाया। अगले दिन जो है अनिल आया रिपोर्ट लेने के लिए। तो कहीं भी हम जाते हैं तो डायरेक्ट तो घुसते नहीं हैं,
एक मैनर्स होता है कि दरवाज़ा खटखटा करके जो है परमिशन ले करके जाए, तो उस प्रकार अनिल भी जो है वहाँ पर दस्तक मैंने खटखटाता है दरवाज़ा, भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया और भीतर से आवाज़ आई कि आ जाओ, और अनिल जो है कमरे के अंदर चला गया। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी, और जिस समय अनिल कमरे के अंदर गया उस समय डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी, स्लाइड पे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा एक और जो है जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया और इशारों में ही उससे बैठने के लिए बोली। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पूछती हुई बोली, और जांच करने के बाद तुरंत जो अपने हाथ को धोएं, क्योंकि कीटाणु जो है लग जाते हैं, इसलिए तुरंत जो अपने हाथ डॉक्टर लोग धोते हैं तो वो भी धोएं, और धुलने के बाद पोछते हुए बोलें कि अनिल दिव्या को एनीमिया है, और फिर बताएं रिपोर्ट के बारे में कि दिव्या को एनीमिया यानी खून की कमी है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। और उसके साथ साथ ये भी बोलिए कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा खाएगी तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी। क्यों नहीं? हाँ, फिर वो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। उसके बाद से एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? फिर अनिल पूछता है कि एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, मैं नहीं समझा। उसने पूछा यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। फिर डॉक्टर बोली कि इस एनीमिया के बारे में जानने के लिए तुम्हें जो है रक्त के बारे में जानना होगा, खून के बारे में पूरी जानकारी करना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है। फिर डॉक्टर जो है अनिल को समझाते हैं कि देखने में तो ये जो है एक लाल रक्त के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। लेकिन अगर तुम इसे इस तरह से देखोगे तो बस खून जैसा लाल दिखता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब देखोगे तो भानुमति का पिटारा लगता है, यानी जो है अजीबो अजीबो इसमें तुमको चीज़ दिखाई देंगे। मोटे तौर पे इसके दो भाग होते हैं, एक भानुमति के पिटारा, इसमें बहुत कुछ होता है तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन मोटे तौर पर समझो कि इसके जो है दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिससे हम प्लाज्मा कहते हैं, एक भाग को जो है हम प्लाज्मा कहते हैं, जो तरल पदार्थ होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, और दूसरा जो होता है उसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कण, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं। कुछ लाल कण होते हैं और कुछ सफ़ेद कण होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है। एक कण जो रंग नहीं है जिन्हें बिंबाणु कहते हैं, और जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिनके कोई रंग नहीं है उनको क्या कहते हैं, हम बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, और ये सभी कण जो हैं एक जो भाग है प्लाज्मा उसमें ये तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली देखो नहीं सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कर्त में दिखाई दे रहे हैं ये लाल रक्त कण है। और इतना बताते हुए जो ब्लड रखा हुआ था उस पर स्लाइड लगा करके दिखाई कि देखो नहीं जो एक कण जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं इन्हें जो है हम लाल रक्त कण कहते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से सुन पड़ा, और जैसे स्लाइड ने दिखाई और समझाई तो अनिल जो है आश्चर्य से जो है कूद पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, और उसके लिए तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात थी। पहले तो सिर्फ हो जाता था कि खून है, लेकिन इसमें इतने सारे अलग अलग जो हैं तत्व हैं, कण हैं, इनके बारे में जानकर तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, इतनी मतलब सारे जो है रक्त के अंदर तत्व होते हैं, इनके बारे में बिल्कुल ही उससे कुछ अंदाजा नहीं था, कल्पना भी कभी नहीं किया था। वह बोला इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा मानो बहुत छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। और देखते ही वो क्या बोला, ऐसा लग रहा है कि इन जितने भी ब्लड को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे बहुत सारे बालूशाही यानी गोल चिपटी जो मिठाई होती है बालूशाही आप लोग खाए भी होंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से ये लग रहा है। हाँ दीदी, फिर जो डॉक्टर दीदी बोले हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लाल कण जो है बनावट में बिल्कुल बालूशाही के तरह ही होते हैं, गोल चिपटे और अंदर जो है गोल जो है छेद होता है उसमें, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल जो है बालूशाही के तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए, दोनों तरफ अवतल बीच में जो है दबा हुआ, बीच में बालूशाही जैसे दबाया हुआ रहता है अंगूठे से उसी प्रकार। ये रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले ले तो उसमें हमें 40 से 50 लाख कण मिलेंगे।
रक्त में जो है इनकी संख्या जो है कितनी होती है, लाखों में होती है। लेकिन अगर एक बूंद हम ले लेते हैं तो उसमें हमें 40 से 50 लाख टन जो है कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। और इन्हीं के कारण जो है खून जो है हमें किस कलर का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं और ये कण जो है शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर हवा साफ से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। और जो हम सांस लेते हैं, जो स्वच्छ हवा हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, इनका काम क्या है, ये ऑक्सीजन जो है शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम जो है यही कण करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। और इनका जीवन काल हमारे शरीर में कितने दिन का होता है, लगभग 4 महीने का होता है। फिर 4 महीने के बाद ये जो है नया बनते हैं। 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ उससे अगले दिन। और एक साथ सब नष्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं, धीरे धीरे करके नष्ट होते हैं। कुछ आज कुछ कल कुछ परसों, इस तरह एक साथ सब नष्ट नहीं होते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे। फिर जो है अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहा है कि तब तो कुछ ही दिन लग रहा खत्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर मुझसे आपको बोली, नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। फिर जो है डॉक्टर बोली कि नहीं ऐसा नहीं होता है, ये शरीर में नष्ट होते हैं, उसके पहले ही जो है नए नए कण हर समय बनते रहते हैं। जो नष्ट होते हैं उनके स्थान पे जो है अपना स्थान ले लेते हैं। इसलिए जो है कोई प्रॉब्लम शरीर को नहीं होता। हड्डियों के बीच के जो भाग जो है मज्जा, ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। और हड्डियों के बीच में जो भाग होता है, मज्जा होता है, उसमें जो है बहुत सारे ऐसे कारखाने होते हैं जो इन सब कार्यों में, इनके निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके बनाने में जो है इनकी सहायता करते रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन कच्चे माल की ज़रूरत होती है। और इनके लिए जैसे कारखाने में कोई माल तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, फिर उसको तैयार करके जो है माल रिफाइंड करके फिर उसको बाजार में डाला जाता है। उसी प्रकार शरीर में भी, हमारे शरीर को भी जो है कच्चे मालों की आवश्यकता पड़ती है। ये प्रोटीन के रूप में जो है हम जो आहार लेते हैं, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सब जो भी हम लेते हैं, ये कच्चा माल है, उसको तैयार करके शरीर जो है अपने हिसाब से खून जो है अंदर तैयार करता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। और अगर हम संतुलित आहार नहीं करते हैं तो हमारे शरीर को जो है कच्चा माल सही तरीके से नहीं मिल पाता है, जिससे ये बीमारी होती है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते और रक्त में की कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। और इन्हीं कमी के कारण जो है एनीमिया की बीमारी होती है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। फिर अनिल सवाल किया कि और हम संतुलित आहार लेंगे तो क्या इस बीमारी से हम बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है। ये बात तुम सही कह रहे हो, लेकिन एनीमिया वैसे तो बहुत कारणों से होता है। कि तो हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की ही कमी है। लेकिन हमारे देश में ये सबसे बड़ा कारण है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये कारण जो है सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। और इसके अलावा भी एक और कारण है, पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो भूख नहीं लगती है, समय से जो है खाना लोग नहीं खाते हैं, और जो खाना खाते भी हैं कीड़े खा जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है एनीमिया का। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। और ये कीड़े कैसे प्रवेश करते हैं हमारे शरीर में? दूषित खाद्य पदार्थ जो होते हैं और दूषित जल के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर ये जाते हैं, जिससे हमारे खून में जो है एनीमिया की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में एनीमिया की कमी हो जाती है। अतः इसे बचने के लिए आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। और इनसे हम कैसे बच सकते हैं? इनकी रोग से हम कैसे बच सकते हैं? साफ सुथरा, सही जो है स्वच्छ तरीके से जो भोज्य खाद्य पदार्थ बनाए गए हैं उन्हें ही हमें ग्रहण करनी चाहिए। हाथ धो करके खाना चाहिए। खाते समय जो है हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, अनिल एक
में के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। और फिर डॉक्टर बताती हैं कि एक किस्म के और भी कीड़े होते हैं जिनके अंडे जो हैं जमीन के ऊपरी सतह पर यानी जमीन पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न लाखों larvae त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और जो हमारा स्किन है, त्वचा है, ऊपरी जो खाल है, इसके माध्यम से सतह में जो कीड़े होते हैं स्पर्श करके और इस रास्ते से भी जा करके आंत में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे पैर न घूमें। और इनसे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? इस शौच जाने के लिए हमें शौचालय का ही प्रयोग करना चाहिए, इधर उधर नहीं जाना चाहिए और नंगे पैर नहीं रहना चाहिए। नीचे कुछ गिर गया तो उसे उठाकर नहीं खाना चाहिए क्योंकि सतह पर जो है कीटाणु होते हैं। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। फिर अनिल बोलता है दीदी आपने तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। वो पल भर में जो है सोच में डूबा रहा। फिर बोला आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु भी होते हैं। और फिर जो है लाल कण के बारे में तो जान गया। फिर अपनी जिज्ञासा को जो है वहाँ पर वो करता है कि उसके अंदर जिज्ञासा जानने के लिए रक्त के बारे में बोलता है आपने इसके पहले बताया था कि सफ़ेद कण भी होते हैं और बिम्बाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब उसके बारे में पूछता है कि शरीर में इनका क्या काम है? दीदी बोली सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। फिर एक सिपाही माध्यम से समझाती है जैसे हमारे देश की रक्षा करने के लिए जो वीर सिपाही सैनिक लगे रहते हैं, उसी तरह जो हमारे शरीर के क्या हैं, वीर सिपाही हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। यानी जो है रोग जो है कीटाणु हैं जब हमला करते हैं हमारे शरीर पर, ये सफ़ेद कण जो हैं हमारी रक्षा करते हैं, उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। जैसे सैनिक देश के बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये सफ़ेद कण भी हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, इन रोगों से जो है डटकर मुकाबला करते हैं। और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर तक नहीं घर करने देते हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं इनको रोकने की, पूरा प्रयास करते हैं कि अंदर शरीर के अंदर प्रवेश न करने पाए। बस संक्षिप्त में मान लो कि वो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैं बस इतना ही तुमसे कहूँगी कि समझ लो कि हमारे ये जो सफ़ेद कण हैं ये हमारे शरीर की हमेशा क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमा क्रिया में मदद करना। और जो बिम्बाणु होते हैं उनका काम क्या है, जब हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगता है तो रक्त को जमाने में जो है एक सहायता करते हैं, मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है और जो तरल भाग होता है रक्त में, जब कहीं चोट लगता है तो बहुत ही निकलने लगता है तो तरल भाग में जो है ये जा करके मदद करता है। प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाल के समान एक जला बुन देती है। और ये जो है जब कहीं कटता पिटता है तो वो रक्त वाहिका में जाकर कटी फिटी जगह पर क्या करती है, जैसे मकड़ी जाला बुनता है बिल्कुल उसी प्रकार से जा करके एक जाला बुन देता है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है और बिम्बाणु जो है जा करके उस जाले में चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है जो दरार आई है वो जो है बंद हो जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। और इस प्रकार जो हमारे शरीर से जो रक्त निकलता है वो बंद हो जाता है। अनिल बोला दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फिर अनिल बोला कि अगर बहुत गहरा घाव हो गया तो उसमें से जल्दी खून बंद नहीं होता, तब क्या करना चाहिए, तो बोले कि तुरंत जो है डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाए जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति से कैसे हम निकल सकते हैं, टाँका लगा करके वहाँ तुरंत जो है स्टिच कर दिया जाता है ताकि जिससे खून जो है रुक जाए। किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। अगर समय लगे डॉक्टर के पास जाने में, अगर हमारे पास समय ज़्यादा लग रहा है, दूर है हम, तो उस समय क्या करना चाहिए, उस जगह पर कस करके जो है सफ़ेद साफ सुथरे कपड़े से बांध देना चाहिए, जिससे दबाव पड़ने से रक्त जो है बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद जो है सिद्ध हो सकता है। उस समय इससे बहुत फायदा मिलता है उस व्यक्ति को। किंतु अगर वो अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। और कभी कभी ऐसा क्या होता है कि खून ज़्यादा जब निकल जाता है तो हमें रक्त भी चढ़ाना पड़ जाता है ऊपर से। अनिल ने कहा है क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। फिर अनिल अपनी जिज्ञासा के अनुसार पूछता है कि अगर मान ली ऐसा होता है खून चढ़ाना पड़ता है तो क्या ऐसे समय हमारा खून किसी के काम आ सकता है। दीदी बोली अनिल
हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। और फिर दीदी बोली कि हर एक इंसान के अंदर जो है अलग अलग रक्त होते हैं और उनके जो है अलग अलग विशेष गुण होते हैं, जिनको 4 भागों में बांट दिया गया है जरूरतमंद के हिसाब से। जैसे पॉजिटिव हो, निगेटिव ए बी होता है, ओ होता है, तो उस तरीके से जो है किस ग्रुप का है उसी ग्रुप के जो है खून को हम चढ़ाते हैं। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तब क्या होगा। अनिल ने पूछा कि अगर जिस समय हमको मान लो हमको पॉजिटिव ए चाहिए, नहीं है कोई हमारे पास, तो हम क्या करेंगे। फिर अनिल पूछता है उस समय हमें क्या करना चाहिए। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाया गया है। तो फिर जो है डॉक्टर दीदी समझाती हैं कि ऐसे ही आपात स्थिति के लिए कि जब हमें कहीं से खून नहीं मिलता तो हम जो है एक ब्लड बैंक बनाया जाता है। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ हमेशा जो है ब्लड बैंक बना करके रखते हैं, जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त रखा जाता है और जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूह को रखा जाता है कि कभी भी किसी को जरूरत पड़ने पर देते हैं। किंतु इन ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। फिर दीदी क्या कहीं कि ये तो समझ गए कि ब्लड बैंक रखा जाता है, लेकिन इसमें हमेशा ब्लड सुरक्षित रहे इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, समय समय पर रक्तदान भी करते रहना चाहिए। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ। फिर अनिल पूछता हूँ उनसे कि क्या मैं भी जो है रक्तदान कर सकता हूँ। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। फिर वहाँ डॉक्टर दीदी समझाती हैं कि 18 साल के ऊपर जो है वही रक्तदान कर सकते हैं, उससे नीचे जो है रक्तदान नहीं करना चाहिए एक समय में। और जो है इस स्वस्थ व्यक्ति को ही रक्तदान करना चाहिए। जो अस्वस्थ हो रक्तदान करेगा तो सही नहीं है। अगले को जिसको चढ़ेगा वो भी बीमार हो जाएगा, वो खुद बीमार है और अस्वस्थ हो जाएगा। यह समय रक्तदान कर सकते एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त भी लिया जा सकता है। और यहाँ पर डॉक्टर दीदी समझाती हैं इनको कि एक समय में सिर्फ और सिर्फ 300 मिलीलीटर ही हम रक्त ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है, क्योंकि विचार बिल्कुल निराधार है। और यहाँ पर दीदी बोल रही हैं कि प्राय जो है लोग बोलते हैं कि रक्तदान जो है करने से कमजोरी हो जाती है, लेकिन ये बिल्कुल निराधार यानी बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग जो है 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दीदी ने समझाते हुए अनिल को बोला कि अगर हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है, अगर उसमें से किसी ज़रूरतमंद को हम 300 मिलीलीटर और खून दे देते हैं तो उससे हमारा कुछ नहीं होगा और जो है उसकी जान बच जाएगी। फिर तो बड़ा होने पर मैं भी नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। और अनिल बोला फिर तो जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी जो है नियमित रक्तदान किया करूँगा। फिर शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। और फिर अनिल की पीठ को ठोकते हुए दीदी ने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा तुम कह रहे हो और मैं बहुत खुश हूँ। शाबाश, उसको जो है जनताओं बधाई देते हुए बोल रही हैं कि तुम बहुत अच्छा काम करने की सोच रहे हो। चलो, पाठ आप समझ गए होंगे।